तो चलिए बात करते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में या टेट्राहेड्रा में किस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, राइट। उस तरीके से बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा एक मेटल आयन होगा और उसको कौन लिगेंड, 4 लिगेंड क्या कर रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे और आपका कुछ ऐसा सा कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, सिंपल सी बात है। और ज्योमेट्री क्या बन रही होगी आपकी, टेट्राहेड्रा, राइट। बढ़िया जी। तो होगा क्या, इनिशियली आपके सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे होंगे, जब मेटल आयन ही होगा, सिर्फ लिगेंड ने अप्रोच, बहुत लिगेंड बहुत 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 दूर होंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो आपके सारे के सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। फिर जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड के और मेटल के टायन के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे और उसकी वजह से एनर्जी क्या कर जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, राइट। जब तक चारों सेम डिस्टेंस में होंगे, सिमेट्रिकल फील्ड एनवायरनमेंट होगा, तो सभी की एनर्जी बराबर बढ़ेगी। अच्छा, इनको बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब एनर्जी क्या हो, सेम हो, बट आपकी जो स्टेट हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि अलग अलग ऑर्बिटल हो। अलग अलग ऑर्बिटल हैं 5 और एनर्जी सभी की क्या है, सेम है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहां से यहां पे आ गया जब लिगेंड ने अप्रोच किया। अब लिगेंड कैसे अप्रोच करेंगे, वो टेट्राहेड्रा की स्ट्रक्चर में अप्रोच करेंगे, यानी कि चारों के चारों लिगेंड जो है इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। यानी कि जो डी ऑर्बिटल को ये ज्यादा अप्रोच करेंगे वो होंगे इन बिटवीन वाले, इन बिटवीन एक्सिस वाले, और जो ऑन द एक्सिस वाले होंगे उनको कम अप्रोच करेंगे। तो जो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, और जो इन बिटवीन वाले होंगे उनकी क्या रह जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी dxy, dyz और dzx इनकी एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और नीचे वाले dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, राइट। यानी कि बैरी सेंटर से नीचे वाले ऑर्बिटल का क्या होगा, स्टेबलाइजेशन, क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो गई, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइजेशन। कितने से, इतने से। ये डीस्टेबलाइजेशन हुआ और ये क्या हुआ आपका, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन कितने से होगा भाई, टोटल 5 ऑर्बिटल है, नीचे 2 गए हैं, तो कितने से स्टेबलाइजेशन होगा, -3/5 से। और ऊपर स्टेबलाइजेशन कितने से होगा, +2/5 से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल आपके स्प्लिट कर गए, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए, तो उनमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको बोला डेल्टा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में, इसलिए क्या बोला, डेल्टा टी। नीचे वाले जो 2 ऑर्बिटल है उनका नाम रखा गया है ई, और ऊपर वाले का नाम रखा गया है क्या, T2। जी क्यों नहीं लगा, जी इसलिए नहीं लगा क्योंकि टेट्राहेड्रा कैसा होता है आपका, अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसलिए जेराड नहीं लगा, राइट। अच्छा, CFSC कैसे निकालूंगा, CFSC के बारे में बात कर लेते हैं। CFSC क्या होती है भाई, CFSC होगी E में कितने इलेक्ट्रॉन है और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल इनटू में -3/5 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल इनटू में +2/5, और पूरा का पूरा बाहर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, डेल्टा टी से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आगे बात करते हैं भैया कि ये जो डेल्टा है जो स्प्लिट कर रहे हैं हमारे ऑर्बिटल, नीचे 2 ऊपर 3 या नीचे 3 ऊपर 2, राइट। तो ये किस किस फैक्टर पे हमारे जो है वो डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है भाई, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका नंबर ऑफ लीगेंड। नंबर ऑफ लीगेंड, अगर लीगेंड ज्यादा अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा और स्प्लिट ज्यादा करेगा, राइट। तो अगर 4 वाला होगा और 6 वाला होगा तो 6 वाले में ज्यादा होगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रा के केस में स्प्लिट ज्यादा होगा टेट्राहेड्रा से। तो ऑक्टाहेड्रा की स्प्लिटिंग जो होगी वो ज्यादा होगी किससे, टेट्राहेड्रा से, यानी कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T। अच्छा, कितने टाइम्स होता है, तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो आपका जो डेल्टा T होता है वो 4/9 टाइम्स होता है किसके, डेल्टा नोट के। इसको याद रख के जाएं भाई, सवाल आ सकता है इस पे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या भाई, लीगेंड की स्ट्रेंथ।
अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो स्ट्रॉन्गली मेटल कैटायन को अप्रोच करेगा और रिपल्शन उस केस में ज्यादा होगा, तो स्प्लिट भी ज्यादा होगा। तो क्या है भाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करा हमने, एक मेटल कैटायन लिया और उसके साथ अलग अलग लिगेंड लगा के देखे। तो हमने देखा भाई किसके केस में कम स्प्लिट हो रहा है और किसके केस में ज्यादा। तो हमने देखा एक ये ऑर्डर आ गया और उससे हमारी क्या आ गई, एक सीरीज आ गई। हमने उसमें देखा भाई आई सबसे कम, फिर Br, फिर S2 नेगेटिव, फिर HCN, फिर Cl और सबसे ज्यादा कौन, CO और Cn। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। इसमें अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो सबसे कम है हैलाइड, उसको X से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन डोनर वाले हैं, फिर उसके बाद जो है जो नाइट्रोजन और कार्बन वाले सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे है। पर ये इसको बिल्कुल रिजिड मत लीजिएगा, रिजिड मत लीजिएगा भाई, कुछ जगहों पे ये दिक्कत दे सकता है। जैसे कि आप देखेंगे भाई ये नाइट्रोजन वाला है पर फ्लोरीन की स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो ध्यान देना है। ये है मोटा मोटा, आप इसको यूज कर सकते हो बट बिल्कुल ही इस पे मत रिलाई हो जाना, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप याद करके जाएं, इस सीरीज को आप याद करके जाएं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन मेटल कैटायन। अगर मेटल कैटायन पे चार्ज आपका +2 है, +3 है और +4 है, तो +4 वाले की ज्यादा होगी देन +3 देन +2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 4D और 5D सीरीज मेटल आयन। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। CO है, NH3 है, 6 है, एक पे 2 पॉजिटिव है, और एक CO है, NH3 है, 6 है, एक पे क्या है 3 पॉजिटिव है। तो 3 पॉजिटिव वाले की ज्यादा होगी 2 पॉजिटिव। यहां से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। कोबाल्ट पे यहां पे +3 आएगा और यहां पे कोबाल्ट पे आपका +2 आएगा, राइट। अगला 4D और 5D सीरीज के मेटल। जो 4D और 5D सीरीज के मेटल होते हैं उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं आपका एक इफेक्ट लगता है विच इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो 5D वालों की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी देन 4D देन 3D। इसको याद रखें, इसको याद रखें, राइट। बढ़ जाते हैं आगे 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 आगे। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अगर डी इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा होंगे तो जो लीगेंड है वो कम अप्रोच करेगा। CFSC कैसी आएगी, CFSC या डेल्टा कैसा आएगा आपका, कम आएगा। CFSC या डेल्टा कैसा आएगा आपका, कम आएगा। आई होप आप सभी को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड और टेट्राहेड्रा में क्या रहेगी। अब ऑक्टाहेड्रा के लिए और टेट्राहेड्रा के लिए मैंने डायरेक्टली जुगाड़ बनाया आपको, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अच्छा जी, कैसे होगा, जब आपका वीक लिगेंड होगा तब आपको क्या करना है, नीचे आपको पता होनी चाहिए T2G में कितने ऑर्बिटल हैं 3 और EG में कितने हैं 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा T2G में, दूसरा भी किस में जाएगा T2G में, तीसरा भी किस में जाएगा T2G में। किस केस में कह रहा हूं, ऑक्टाहेड्रा में। अब चौथे इलेक्ट्रॉन पे बात आती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन आपका नीचे ही भरूं मैं या ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाऊं। कैसे 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 कह रहा हूं मैं, मान लो नीचे 3 है और ऊपर कितने हैं 2, 1 1 2 3, या तो ऐसे भरूं या फिर मैं क्या करता हूं, या तो मैं चौथा यहीं पे भरूं या मैं चौथा यहां पे लेके जाऊं। तो मुझे डिसाइड करना है कहां जाएगा। तो जब वीक लिगेंड होगा तो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो EG में यानी ऊपर भरा जाएगा। तो पांचवा किस में जाएगा, पांचवा भी ऊपर जाएगा। अच्छा, छठा किस में आएगा, छठा आएगा आपका T2G में यानी नीचे, फिर 7वां और फिर 8वां, और 9वां और 10वां किस में जाएगा, EG में जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जब वीक लिगेंड हो या फिर आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पहले सिर्फ नीचे ही भरे जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, क्योंकि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो सभी किस में आएंगे T2G में। उसके बाद जब T2G फुल हो जाएगा उसके बाद EG में जाएगा, यानी कि पहला भी इसी में, दूसरा भी इसी में, तीसरा भी इसी में, चौथा भी इसी में, पांचवा भी और छठा भी, 7वां, 8वां,
नोवा और 10वां किस में जाएगा आपका, ईजी में जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। अब टेट्राहेड्रा की बात कर लेते हैं भाई। टेट्राहेड्रा में कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो टेट्राहेड्रा में क्या होता है, नीचे तो होते हैं 2 ऑर्बिटल ई वाले और ऊपर होते हैं क्या, T2 वाले। ठीक, अब पहले तो कम एनर्जी वाले में ही जाता है इलेक्ट्रॉन, तो पहला दूसरा तो यहां आ गया। अब चौथा तीसरा देखना है मुझे, तीसरा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि इनका एनर्जी गैप कम होता है। किस केस में, टेट्राहेड्रा के केस में। तो आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा तीसरा कौन से में जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ये ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज। इसमें कोई लेना देना नहीं कि मेरा लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, यहां पे तो ये हाई स्पिन था, ये कैसा रहा, लो स्पिन। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में आए, ई में। तो पहला और दूसरा आया किसमें, ई में। फिर तीसरा चौथा पांचवा किसमें आया, तीसरा चौथा और पांचवा किसमें आया आपका, T2 में। फिर छठा सातवां किसमें आया आपका, ई में। और 8वां 9वां और 10वां किसमें आया आपका, T2 में आया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं भैया किसमें, आगे। ये आपको आई होप क्लियर हो गई होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, फाइंड CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर फॉलोइंग। आपको D6 के लिए बतानी है और D9 के लिए बतानी है। तो पहले क्या करें आप, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्टली बना ले भाई। आपकी D6 है तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठा इसमें। ये बैरी सेंटर हो गया, ये स्टेबलाइजेशन हो गया। स्टेबलाइजेशन कितने से होगा, -3/5 से। और डीस्टेबलाइजेशन कितने से होगा, +2/5 से। और ये गैप कितना होगा, डेल्टा टी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो CFSE कैसे निकालूंगा भाई, CFSE कैसे निकालूंगा भाई, ये निकलेगी आपकी, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और कितने हैं, -3/5 है, प्लस ऊपर कितने हैं, ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, +2/5। ये आ जाएगा आपका। इनटू में क्या, इनटू में आ जाएगा आपका इनटू में क्या आ जाएगा जी आपका, डेल्टा टी। राइट। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा -0.6, तो 3 -0.6 + 3 + 0.4 इंटू क्या, डेल्टा टी। ये कितना आ जाएगा भाई, -1.8 + 1.2 इंटू डेल्टा टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.6 डेल्टा टी। दिस इज योर CFSE। अगर आपको डेल्टा टी की वैल्यू दे देगा, आप इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका CFSE निकल जाएगा। अच्छा, इसमें पेयरिंग एनर्जी होती है या नहीं होती, तो कभी भी टेट्राहेड्रा कॉम्प्लेक्स में आपकी पेयरिंग एनर्जी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा कहते होते हैं हाई स्पिन। ऑक्टाहेड्रा कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी की बात आएगी, और वो भी किसमें, लो स्पिन के केस में, हाई स्पिन के केस में नहीं आएगी। उसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है जी, बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्या है, D9 के लिए निकालनी है मुझे CFSE। ठीक है जी, तो D9 के लिए कैसे निकलेगी भाई, आप डायरेक्टली लिखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, पहले आएगा E, फिर आएगा T2, फिर आएगा E, ऐसा ही होगा। तो E में कितने, 1 2, फिर इसमें 3 4 5, इसमें 6 7 और 8 9, ये 10, ऐसे आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 10वां मिटो दो। तो इसमें कितने आ गए आपके, 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इंटू -0.6 तो ये आ गया, प्लस 5 इंटू 2/5 है ना, तो 0.4 ये आ गया। इंटू में क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा आपका, क्या, CFSE। राइट। अब देखते हैं भाई इसमें कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो -2.4 तो ये आ गया, और 5 चौक 20, 2 ये आ गया। तो ये निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, -0.4 डेल्टा टी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या, CFSE इन केस ऑफ किसमें, टेट्राहेड्रा में और ऑक्टाहेड्रा में। तो बड़ी चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट।
तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है चीजें। तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट करता हूं और वो होता है n+2 क्या बोर मैग्नेटोन, ऐसा सा होता है जी। ठीक है, तो n यहां पे क्या है, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ ठीक भाई, यहां पे रखूंगा तो म्यू निकल जाएगा, किस में निकल जाएगा, बोर मैग्नेटोन में। बस मुझे ये देखना है किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहला क्या है मेरा, MnCl4 2 नेगेटिव, Mn किस में है, Mn+2 में है, ये हो गया D5। और क्योंकि आपका 4 लिगेंड है, मतलब क्या होगा, ये Cl है, वीक लिगेंड है। Cl कैसा है, Cl नेगेटिव जो है वो वीक लिगेंड है। तो आप देखोगे पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब बाहर से ऑर्बिटल भरे जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ये स्ट्रक्चर आ जाएगी आपकी क्या, टेट्राहेड्रल। करके दिखा देता हूं जी, एक करके दिखा देता हूं। क्या दिया, MnCl4 2 नेगेटिव, ये आया Mn2 पॉजिटिव, D आ गए 5, सभी में आ गया क्या, एक इलेक्ट्रॉन। अब आएंगे Cl, और Cl जो भरेंगे क्योंकि पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो बाहर से भरेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो क्या आ गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, तो टेट्राहेड्रल में ना हाई स्पिन ना लो स्पिन, उससे कोई मतलब नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे, 5। तो पहले वाले केस में अनपेयर्ड आ गए 5, यहां लिख देता हूं मैं। अगला COCl4 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, D क्या, D7। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए भाई, 3। अच्छा, Cl जो है वीक लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लियरली आ गए 3। तो अगले वाले के 3 आ गए। उससे अगला कौन सा है भाई, NiCl4, इसमें भी पेयरिंग नहीं होगी, NiCl4 2 नेगेटिव, इसमें भी पेयरिंग नहीं होगी, तो ये क्या आ गया, Ni2 पॉजिटिव। अच्छा, होगा क्या, D8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 2, पहले में 5, दूसरे में 3, तीसरे में 2। नेक्स्ट इज NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव। Ni कितना, +2 आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं आप, D8। अच्छा, Cn पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएगा, तो वापस फेंकेगा इलेक्ट्रॉन वापस को। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 0। तो सबसे ज्यादा किस में आए, A में, फिर किस में आए, B में, फिर C में, फिर D में, या फिर 1 2 3 लिखा था, तो 1 2 3 एंड 4, ऐसा सा आपका ऑर्डर आया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ Nn+2 बोर मैग्नेटोन। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, पहले का, फिर किसका आएगा, दूसरे का, फिर किसका आएगा, तीसरे का, और फिर किसका आएगा, चौथे का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं, और वो क्यों होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जनरली जब भी कलर वर्ड आए आपके पास, तो आप ध्यान रखना भैया, कलर जो आ रहा है वो किसी ना किसी ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है, और वो ट्रांजिशन क्या हो रही है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में हो रही है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में हो रही है। और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है लो एनर्जी लेवल से हाई, और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, और वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में होगी, अगर वो एनर्जी आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है तो आपकी आंखों को कलर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो पहली चीज ट्रांजिशन होनी चाहिए, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब आए तो वो एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन कहां से कहां तक लाई करता है भैया, 400 से 750 नैनोमीटर तक लाई करता है। ये आप ध्यान रखना है, वेवलेंथ की रेंज है भाई, वेवलेंथ की रेंज।
राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, और यहां पे क्या हो सकती है, ट्रांजिशन। और ये जो डी डी ट्रांजिशन, ये भी नीचे भी डी ऑर्बिटल है, ऊपर भी डी ऑर्बिटल है, जो डी डी ट्रांजिशन है इसकी वजह से जनरली क्या आता है, कलर आता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहां से क्या आएगा, ट्रांजिशन होगी तो कलर आएगा। ठीक, तो ये जो ट्रांजिशन है यानी कि ये किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक, और फिर वो वापस से क्या कर रहा है, आपका लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, यानी कि जो वापस से जा रहा है, अगर ये जो एनर्जी छोड़ रहा है ये आपकी विजिबल रीजन में हुई तब आपको कलर दिखेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये एनर्जी गैप जो है ये डिसाइड करेगा कि आपकी आंखों को कलर दिखेगा या नहीं दिखेगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो अगर आपके इन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो आपको कलर नहीं दिखेगा। तो D10 और D0 वाले में केस में कोई भी कलर नहीं दिखेगा। अच्छा, D0 तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहां पे, है ना, तो ट्रांजिशन किसकी करवाऊंगा। पर D10 में क्या होगा, सारी की सारी जगह जो है वो फिल हो जाएंगी, तो आपकी ऊपर भी कोई जगह बची नहीं, तो ट्रांजिशन नहीं होगी भाई, तो ट्रांजिशन नहीं होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो D10 और D0 वाले में कलर नहीं दिखेगा। अच्छा, दूसरी थ्योरी समझाता हूं भाई, दूसरी थ्योरी भी समझाता हूं। जनरली क्या होता है, आपके पास एक वस्तु है या आप समझ लो एक सब्सटेंस है, उसका आपको कलर दिख रहा है ब्लैक। तो जनरली ब्लैक कलर इसलिए दिखता है भाई कि जो आपके पास रेडिएशन आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसने सारी की सारी जो है वेवलेंथ कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो, सारी की सारी वेवलेंथ और सारी की सारी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो कैसा दिखेगा, ब्लैक। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बंदा है जो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर रहा है और छोड़ भी रहा है, तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट। पर अगर सब्सटेंस आपका एक पर्टिकुलर, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, उसमें सारी की सारी वेवलेंथ है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है, उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तब मुझे कलर क्या दिखेगा, सारा एब्जॉर्ब किया, सारा एब्जॉर्ब नहीं किया, वो तो समझ आता है। जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये शो करता है। जैसे कि इसको आप याद रखें भाई, ये विवग्योरी है, बस इसको आप एक साथ ले लें। ठीक, तो वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखेगा, येलो, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके सामने वाला क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखेगा, एंड वाइस वर्सा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं भैया कहां, आगे आगे भैया आगे। तो मैंने क्या बोला भाई, क्या बोला मैंने बोला भैया ट्रांजिशन होनी चाहिए, कौन सी, डी डी ट्रांजिशन होनी चाहिए, उसकी वजह से कलर आ जाएगा। और अगर वो क्या दे रहा है, विजिबल रीजन में छोड़ रहा है, तो हमें कलर दिखेगा। तो D10 और D0 में तो कलर नहीं आएगा, कलरलेस कंपाउंड होंगे। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर डी डी ट्रांजिशन नहीं होती तब भी कलर नहीं आएगा। अब डी डी ट्रांजिशन के केस क्या है भाई, एक तो D0 D10 वाला हो गया, एक हो गया जब मेरा कोई लीगेंड लगा ही नहीं, लीगेंड नहीं लगा तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे, ये स्प्लिट ही नहीं करे तो ऊपर जाने की बात ही कहां आई, है ना। ये वाली पोजीशन पे मैं आ ही नहीं पाया। तो जब भी कोई लीगेंड ही ना लगे, लीगेंड ही अप्रोच ना करे, तो मेरे को कोई भी कलर नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे CuSO4 ये कैसा होता है आपका, व्हाइट होता है। पर यहां पे जब मैं इसमें वाटर में मिला देता हूं तो CuH2O4 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये कैसा होता है आपका, ब्लू इन कलर होता है। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है, अब लीगेंड आ गए ना, लीगेंड आ गए तो स्प्लिट हो गया तो डी डी ट्रांजिशन तो कलर शो करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं और किस पे कलर डिपेंड कर रहा है भाई, और किस पे कलर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने एक केस लिखा ऊपर वाला ही दिखा देते हैं भाई। हाँ, ये वाला पॉइंट नंबर, ये अगर आपका FeH2O6 2 पॉजिटिव है और FeCN6 2 पॉजिटिव है, दोनों में ही बात करूं तो आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट, और लीगेंड जो है बस वो अलग अलग है, और दोनों का ही कलर कैसा आ रहा है,
अलग अलग आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं देखता हूं भाई, मैं देखता हूं कि हो क्या रहा है। आपके पास FeH2O 6 2 पॉजिटिव है, यहां पे आयरन +2 में है, D6 है, डी ट्रांजिशन हो रही है। FeCN 6 है, 2 नेगेटिव है, Fe+2 है, D6 है, डी ट्रांजिशन हो रही है। कलर दोनों अलग दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो लीगेंड है वो वीक लीगेंड है और इसमें जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। और अगर वीक लीगेंड है तो एनर्जी गैप दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। एक 6 का है ना, तो 6 वाला इसका एनर्जी गैप कम होगा क्योंकि वीक लीगेंड है। इसका एनर्जी गैप कैसा होगा भाई, इसका अगले वाले का एनर्जी गैप कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये एनर्जी गैप कैसा होगा, ज्यादा। ये एनर्जी गैप कैसा है, कम है। तो इसकी जो एनर्जी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी ये उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा, जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मुझे शो करेगा, सिंपल। और ऐसे ही इसमें जो वेवलेंथ होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मुझे शो होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो इस तरीके से आप कलर बता सकते हो कि D0 में नहीं आएगा, D10 में नहीं आएगा, लीगेंड नहीं होगी तो कलर नहीं आएगा, डी ट्रांजिशन होगी तो कलर आएगा। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं भाई। आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं निकल के, निकल H2O 6 2 पॉजिटिव, निकल NH3 6 2 पॉजिटिव एंड निकल NO2 6 4 नेगेटिव। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैम्डा एब्जॉर्बेंस। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है किसका लैम्डा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, किसका कम, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में क्या आ रही होगी, मुझे लगता है सेम ही आ रही होगी। इसमें +2 ही आ रही है, इसमें भी +2 आ रही है। अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है और इसमें भी NO2 पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी +2 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सब में कैसी है, सेम। लीगेंड देखो H2O, अमोनिया, NO2। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन सा होगा भाई आपका, आप जल्दी से बताओ, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन सा होगा आपका, जल्दी से बताओ भाई। तो आप देखोगे भाई जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो होगा आपका कौन सा, NO2 नेगेटिव, फिर NH3 और फिर H2O। जो H2O है वो सबसे वीक है, फिर NH3 है और फिर आपका क्या है, NO2 नेगेटिव। ऐसा आ रहा है, ये लीगेंड स्ट्रेंथ आ रही है, राइट। तो लीगेंड स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो एनर्जी ऑर्डर किस में आएगा, एनर्जी गैप का ऑर्डर किस में आएगा, सबसे ज्यादा NO2 में आएगा एनर्जी गैप इसमें आएगा सबसे ज्यादा, ठीक। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी किस में आएगा, सबसे ज्यादा इसी में आएगा। और एनर्जी एब्जॉर्प्शन अगर सबसे ज्यादा आ रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, SC बाय लैम्डा एब्जॉर्प्शन। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम लैम्डा, तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका H2O वाले का। तो निकल H2O 6 2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा लैम्डा एब्जॉर्प्शन होगा। फिर किसका होगा भाई, ये लैम्डा एब्जॉर्प्शन का बता रहा हूं भाई मैं, ये लैम्डा एब्जॉर्प्शन का आपको पता। फिर किसका आएगा भाई, फिर आएगा आपका Ni NH3 6 2 पॉजिटिव का, और फिर किसका आएगा Ni NO2 6 4 नेगेटिव का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका जेई में भी आ चुके हैं इस तरह के सवाल, एम्स में भी आ चुके हैं इस तरह के सवाल, और एनसीईआरटी यानी कि आपका सीबीएसई बोर्ड में भी आने वाले हैं, ये सवाल आ चुके भी हैं भाई, तो ध्यान रखना है इसको, राइट। बढ़ जाते हैं आगे, अगला देख लेते हैं भाई। कुछ स्पेशल टर्म दे रखी हैं आपकी किसमें, एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है। सबसे पहले बात करते हैं रूबी की। रूबी जो उसको एल्यूमिना भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Al2O3, और ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जेमस्टोन होते हैं ना आप अंगूठी में पहनते हो, रूबी, पन्ना, ये सब, राइट। तो ये Al2O3 होता है। रूबी ये किस कलर का होता है, रेड। अब ये रेड कलर किसकी वजह से आता है, ये आता है भैया Cr3 पॉजिटिव की वजह से। कुछ Al3 पॉजिटिव आयन को ये Cr3 पॉजिटिव क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब होगा क्या इससे, Al3 पॉजिटिव में क्या है, डी ट्रांजिशन नहीं होगी क्योंकि वो कैसा है, मेन ग्रुप एलिमेंट है। पर Cr3 पॉजिटिव में होगी क्योंकि वो कैसा है, डी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो उसमें जो डी ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, आपके स्प्लिट कर जाएंगे। वो डी ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे भाई, आपके
स्प्लिट कर जाएंगे तो 1 2 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका डी डी ट्रांजिशन हो जाएगा। डी डी ट्रांजिशन की वजह से क्या आएगा, ये कलर दे देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत बढ़िया। तो रूबी जो है वो रेड कलर का है, वो Cr3 पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि Cr3 पॉजिटिव क्या करता है, कुछ Al3 की साइड पे चला जाता है, सिंपल। अगला एमराल्ड, ये भी क्या होता है भैया, आपका जेमस्टोन ही है, ठीक। और ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और ये ग्रीन कलर का किस वजह से होता है, ये भी Cr3 पॉजिटिव के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना भाई, एमराल्ड से बेराइल भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये या ये, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, आपको दोनों याद होने चाहिए, ठीक है जी। तो क्या होता है भैया, इसमें भी आ जाता है, इसमें भी Cr3 पॉजिटिव जो है वो ऑक्टाहेड्रल साइड पे आ जाता है। ऑक्टाहेड्रल साइड याद रखनी है भाई, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल साइड पे आने की वजह से Cr3 पॉजिटिव के और डीडी ट्रांजिशन होने की वजह से ये किस कलर का शो होता है भाई, आपको ये ग्रीन कलर का शो होता है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं भाई, इसी बात पे एक सवाल कर लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है रूबी एंड एमराल्ड जेमस्टोन आर रेड एंड ग्रीन इन कलर, रेड एंड ग्रीन इन कलर रेस्पेक्टिवली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, तो इसमें भी Cr3 पॉजिटिव है, रूबी में भी और एमराल्ड में भी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन 3 आ रहा है। सो यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे, बहुत बढ़िया जी। अगला देख लेते हैं भाई, आपके नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे। आपका CFT खत्म, BBT खत्म भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक दिन में इतना हो गया, बहुत मजा ही आ गया। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करता हूं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं आपके, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके वो कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या हो, एक एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड हो, MC बॉन्ड हो या मेटल कार्बन बॉन्ड हो। अगर उसमें मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसका मतलब वो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं, और जिसमें सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड हो वो वाले भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे AlC2H5 Al C से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे क्या है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। RMgX गिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। R2Zn फ्रैंकलिन रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। PbEt का 4 यानी PbC2H5 टेट्रा इथाइल लेड, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और PHLi ये भी क्या है, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक, ये जो नीचे वाले रिएजेंट हैं ये आप ऑर्गेनिक में बहुत देखते हैं भाई, ऑर्गेनिक की रिएक्शन में बहुत देखते हैं, राइट, रिएजेंट्स में बहुत देखते हैं, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। बढ़ जाते हैं आगे, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक की कंपाउंड की बात कर रहा हूं। सबसे पहला कौन सा, जीस सोल्ट। जीस सोल्ट क्या है, PtCl3 eta2C2H4। कैसा होता है भाई ये, PtCl Cl और ये C2H4, राइट। और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की कितनी आएगी, +2, तो यहां पे आ जाएगा भैया माइनस का चार्ज, तो ये माइनस का चार्ज मैं बाहर लगा देता हूं, राइट। चाहे तो आप निकाल सकते हो, x रख लो Pt की, C2H4 0, Cl -3, -1 उधर है तो जाएगा तो +2 हो जाएगा, राइट। अगला बिस बेंजीन क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, 2 बेंजीन ग्रुप से क्या है, बीच में सैंडविच है, और ये क्या कर रहा है, ऊपर के और नीचे के 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज योर फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है भाई, Fe C5H5 2 क्या होता है भाई, ये ऊपर का और नीचे का कंपाउंड जो है इसको कहते हैं Cp। ये एरोमेटिक इन नेचर होता है। कैसे होता है भाई, ये आपका है, इस पे जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, कोई भी बेस इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और इसको क्या बना देगा, इसको एरोमेटिक बना देगा। बेस डाला, हाइड्रोजन ले गया एसिडिक हाइड्रोजन, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये दिस इज योर Cp, दिस इज योर Cp, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी हो और पाई बॉन्ड भी हो। ऐसे कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो ऐसे हैं जनरली कार्बोनिल कार्बन वाले कंपाउंड जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, जैसे कि CrCO6 FeCO5 Mn2CO10। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे,
अच्छा जी, कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं और कुछ कार्बोनिल कार्बन वाले कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कार्बन वाले कंपाउंड, पहला NiCO4, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, टेट्राहेड्रल होता है जी ये। आप चाहो तो इसको बीबीटी से निकाल सकते हो, बीबीटी से निकाल सकते हो। FeCO5, FeCO5 क्या होता है आपका? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय ये क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये तीन जो है CO1, ये तीन जो है CO आपके एक प्लेन में, एक CO ऊपर है, एक CO नीचे है। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, दिस इज योर CrCO6, CrCO6 ये कैसा है आपका? ऑक्टाहेड्रल है। ये चार CO एक प्लेन में, एक CO ऊपर, एक CO नीचे। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई Mn2CO10, इसकी स्ट्रक्चर की थोड़ी खासियत देख लो भाई। इसमें सबसे पहली चीज क्या है? एक MN-MN बॉन्ड है, मेटल मेटल बॉन्ड है भाई, ठीक है। कोई भी ब्रिज्ड CO नहीं है, ब्रिज्ड CO नहीं है। इसके अलावा टर्मिनल CO हैं, टर्मिनल, सारे के सारे टर्मिनल हैं, 5 इधर और 5 इधर, तो 10 टर्मिनल CO हैं। ये ध्यान रखना है भाई। हर कोई Mn जो है उसके चारों तरफ 6 बॉन्ड है, तो वो ऑक्टाहेड्रा ज्योमेट्री में है, ऑक्टाहेड्रा ज्योमेट्री में है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं CO वाले में, ये क्या है? CO2 CO8। अच्छा ये क्या था? Mn2 CO10। इसमें देख लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या है? इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इसमें क्या है? मेटल मेटल बॉन्ड है एक, ब्रिज्ड CO है, ब्रिज्ड, एक ऊपर है ये वाला और एक नीचे है, तो कितने हैं? 2। और टर्मिनल कितने हैं? 3 इधर और 3 इधर, 6 टर्मिनल कार्बोनिल है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब सभी की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे किसी की भी, FeCO5, आप इसकी ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल पे क्या होता है? न्यूट्रल 0 होता है। तो आप किसी भी मेटल की इन सभी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगी? मेटल हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। मेटल हमेशा कैसा मिलेगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, राइट। तो CFT जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था, CFT कहती है कि भैया मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसी की वजह से बॉन्ड बनता है, और उसी की वजह से क्या करता है? बॉन्ड बनता है। लिगेंड जो है अप्रोच करेगा मेटल को, मेटल पे चार्ज होगा, मेटल पे चार्ज होगा, मेटल जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, मेटल पे क्या होगा भाई? चार्ज होगा। मेटल है कैटायन, लिगेंड है, लिगेंड उसे अप्रोच कर रहा है, मेटल पे क्या है? चार्ज है, उसको अप्रोच कर रहा है। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए लिगेंड क्या कर रहा है? मेटल कैटायन को अप्रोच कर रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये तो समझ आता है, पर अगर आयरन CO5 को देखूं तो यहां पे आयरन पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बोनिल भी न्यूट्रल है, तो ये एक दूसरे के पास आ ही क्यों रहे हैं बॉन्ड बनाने? मुझे ये तो समझा दो। और यहीं से जन्म लेता है क्या? MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन केस ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, समझते हैं भाई, समझते हैं। MOT यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मैंने देखा मेटल था, मेटल पे कोई चार्ज नहीं है, मेटल है, मेटल पे कोई भी चार्ज नहीं है। CO आया, CO ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस मेटल को। हुआ क्या? इस मेटल को जब इलेक्ट्रॉन दिए CO ने, तो अपने कार्बन से दिए, और इस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई? बढ़ गई। और जब बहुत सारे CO दे देंगे तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगा भाई? कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। एक जगह बहुत सारा चार्ज क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को वापस फेंकना चाहेगा, वापस देना शुरू करेगा, और ये जब देगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो Mn का d ऑर्बिटल है,
इस CO के पाई स्टार, क्या बोल रहा हूं, पाई स्टार ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देगा। कौन से, ई ऑर्बिटल से, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हुआ क्या, पहले तो CO के लोन पेयर ने इस M के D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने चालू किए और इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा, है ना। थोड़ा बड़ा बना देता हूं सो दैट कि ओवरलैप हो जाए, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे इधर से इधर जा रहा है, CO से किधर जा रहा है, मेटल की तरफ, और मेटल के डी ऑर्बिटल ने इसके 4 लोब है, उसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस देने चालू किए। कौन से ऑर्बिटल में, पाई स्टार में। इसको कहते हैं बैक डोनेशन। बैक डोनेशन कहां से कहां हो रही है, बैक डोनेशन हो रही है आपकी डी ऑर्बिटल से CO के पाई स्टार ऑर्बिटल में, राइट। और डायरेक्ट डोनेशन हो रही है CO के लोन पेयर से, किसके, मेटल के डी ऑर्बिटल में ही हो रही होगी, किसी डी ऑर्बिटल में मेटल के क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे बन रहा है सिग्मा, और यहां से बन रहा है मेरा, क्योंकि 2 ओवरलैपिंग जोन है, ऊपर और एक नीचे, तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है आपका, पाई। तो इसमें सिग्मा एज वेल एज पाई दोनों तरह के बॉन्ड आपके क्या करेंगे, लाई करेंगे। और पाई बॉन्ड तब बनता है, पाई बॉन्ड आपका तब बनता है जब 2 ओवरलैपिंग क्या हो, जोन हो, आपके 2 ओवरलैपिंग जोन हो, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज योर MOT। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस में किस तरीके से अप्लाई होंगे भाई, ठीक है जी। तो आपका Ni2 पॉजिटिव के डिटेक्शन में ये हेल्प करेंगे। Ni2 पॉजिटिव क्या करेगा, DMG के साथ रिएक्ट करके रोजी रेड प्रेसिपिटेट देगा, जो कि हमें बताएंगे वहां पे निकल प्रेजेंट था। निकल कौन से ग्रुप में होता है, ग्रुप 4 में होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, बेसिक रेडिकल में, राइट। अच्छा, इसके इस कंपाउंड की खासियत क्या है, यहाँ पे DMG कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। निकल की जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो DsP2 आ रही है, यानी कि जो स्ट्रक्चर आएगी वो स्क्वायर प्लेनर आएगी, राइट। चिलेट कंपाउंड है क्योंकि आपको रिंग बनती हुई दिख रही होगी, ये और ये, है ना। 5 मेंबर्ड वाली रिंग 2 है, एक ये 5 मेंबर्ड वाली है और एक ये 5 मेंबर्ड वाली है, और 6 मेंबर्ड वाली 2 है, एक ये 6 मेंबर्ड है और एक ये 6 मेंबर्ड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और जो 6 मेंबर्ड वाली रिंग है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला नेक्स्ट इज CO2 पॉजिटिव। CO2 पॉजिटिव क्या करता है, सॉल्यूशन के अंदर किस कलर का है, लाइट ब्लू कलर का। जब उसमें अमोनिया डाल देता हूं तो वो अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि किस कलर का होता है, डार्क ब्लू। उससे भी मुझे डिटेक्ट करने को मिलता है कि वहां पे CO2 पॉजिटिव प्रेजेंट था। आगे बढ़ जाते हैं भाई, थर्ड CO2 पॉजिटिव की और रिएक्शन K4FeCN6 के साथ रिएक्ट करके चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है मुझे। चॉकलेट ब्राउन क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है। इसमें Cu जो है CO2 पॉजिटिव है और आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव है। ये क्या बन रहा है, CO2 FeCN6, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव के डिटेक्शन में भी ये हेल्प करता है। Fe3 पॉजिटिव HCN के साथ रिएक्ट करके FeSCN2 पॉजिटिव देता है। ये किस कलर का है, ब्लड रेड कलर का होता है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। डिटेक्शन ऑफ S2 नेगेटिव। S2 नेगेटिव के डिटेक्शन में करते हैं बात। Na2S रिएक्ट करता है आपका किसके, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, और आपको वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड किस कलर का होता है, ब्राउन का। तो ब्राउन टू वायलेट के चेंज से मेरे को पता लग जाएगा वहां पे S2 नेगेटिव प्रेजेंट था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज अगेन जो CuSO4 होता है वो आपका व्हाइट होता है, क्योंकि यहां पे कोई भी लिगेंड नहीं है, और ये KCN से रिएक्ट करके पहले आपको देगा CuCN2, जो कि किस कलर का होगा, येलो पर अनस्टेबल होगा। और ये अनस्टेबल होगा तो टूट जाएगा किसमें, CuCN में, और आपको एक गैस देगा विच इज CN2, साइनोजन गैस। फिर ये जो KCN अगर मैंने मान लो एक्सेस में लिया होता, ये KCN इससे रिएक्ट करके मेरे को देता K3CuCN4। अगर आप यहां पे लिख के आते हो, ये बहुत आ जाता है भाई, K2CuCN4 ये लिख के आते हो तो ये गलत है। ये क्या है आपका, गलत होगा। आपका कंपाउंड क्या बनेगा, K3CuCN4। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं भाई EDTA। EDTA जो है Na2EDTA, ये हार्डनेस ऑफ वाटर में काम आता है। वाटर की हार्डनेस को कैलकुलेट करने के काम आता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ EDTA जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसको कैलकुलेट करने के काम आता है कि कितना कैल्शियम है और कितना मैग्नीशियम है। नेक्स्ट
अच्छा जी, ये ड्रग की फॉर्म में भी यूज होते हैं। सिस्प्लेटिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सिस्प्लेटिन जो है वो क्या है भैया, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वो एंटी कैंसरस ड्रग के रूप में यूज होता है, कैंसर को ठीक करने में काम आता है। नेक्स्ट, आपका जो ईडीटीए है वो लेड पॉइजनिंग को भी ट्रीट करने में काम आता है। अगर लेड है कहीं पे, CaEDTA आप डाल दीजिए, वो लेड के साथ एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो Ca2 पॉजिटिव है और अगर बॉडी में भी रहा तो वो कैसा है, हार्मलेस है, और ये पीबी जो है ईडीटीए के साथ बाहर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट इज मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस, तो मोन्स प्रोसेस में क्या होता है, आप इंप्योर निकल को प्योर करने में काम करते हो। आप क्या करोगे, CO के साथ ट्रीट करके एक ऐसा कंपाउंड बना लोगे जो वोलेटाइल होगा और अनस्टेबल होगा हाई टेम्परेचर पे। ये स्टेबल है लो टेम्परेचर पे, इतने टेम्परेचर पे बन रहा है, और जैसे ही मैं हाई टेम्परेचर बनाऊंगा तो ये टूट जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा, आपको प्योर निकल मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज के लिए इतना ही, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिनिश हुआ वन शॉट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सायोनारा। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा और चैप्टर चाहिए, तो वो हम जल्दी ले आएंगे। अदरवाइज हम पूरा का पूरा 12th आपको बोर्ड से पहले पढ़ा देंगे एक एक शॉट में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सायोनारा।